हेलो बच्चों। सो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इट। ओके, मतलब हम लोग फोर्स के वो सारे इफेक्ट देखते हैं बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या करेंगे? उस फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? उस फोर्स को कंसीडर करेंगे। ओके, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये तो बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए काफ़ी कम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन जेई में जब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है। इसमें हर चीज़ डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे वहाँ पे। ओके, सो देखें, सबसे पहले हमने बात किया कि यहाँ पे फोर्स के इफ़ेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फोर्स देखें, फोर्स होता क्या है? अगर फोर्स को डिफाइन करें तो फोर्स बेसिकली क्या है? अगर किसी बॉडी सपोज रेस्ट पे है, उसे मोशन में लेके आना है, तो उस पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ता है उस पर? फोर्स। ओके, जैसे सपोज एक बॉल हाथ में लिया हुआ, उसको फेंकना है, तो फेंकने के लिए उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें उस पर क्या अप्लाई करना पड़ता है बच्चा? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। तो बेसिकली फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना है, जैसे मैं ये पेन है, इस पे मैं इसे तोड़ दूं कस के, इसको खींच के ऐसे, तो इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाया। तो बेसिकली फोर्स जो है वो करता क्या है? बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। क्या करता है? बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। अगर बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उस पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। और अगर बॉडी मोशन में है, मोशन से रेस्ट में अप्लाई करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बॉडी पे फोर्स। ओके, सेम तरीके से सपोज आपके पास कोई बॉटल है, उसको क्रश करना चाहते हैं, तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, तो उस बॉटल पे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। दैट मीन्स बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए आपको इस पर क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? फोर्स। तो हर हाल में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। तो फोर्स का डेफिनेशन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं फोर्स, इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिकली यहाँ से न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्टार्ट होती है। ओके, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और ये ख़त्म होगा आपका रोटेशन, एसएचएम, यह सब पढ़ने के बाद सारी चीज़ें, तब जाके ये ख़त्म होगा। ओके, तो आपका एटलीस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर तक आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलता है। रोटेशन ख़त्म होने में नवंबर एंड हो जाता है, और अगर टाइम कम मिला तो दिसंबर भी एंड हो जाता है। ओके, तो देखिए फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? एन एक्सटर्नल कॉज, ओके, which try to change state of the body or try to change the shape of the body. Okay, shape of the body. Okay, an external cause which try to change, या एक्सटर्नल ना लिखें, ठीक है, an external cause which try to change the state of the body or try to change shape or size of the body. ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज ये कोई ब्लॉक जस्ट ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, है ना, आपने इसको एक लात खींच के मारा, है ना, खींच के एक लात ऐसे मारा उस पर,
तो क्या आ जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा, यानी कि इसका स्टेट क्या होगा, चेंज हो गया। सेम तरीके से सपोज कोई बॉल v स्पीड से मूव करते हुए आ रही है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये अपने हाथों से इसको रोक लेता है ना। तो हाथों से ये बॉल पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, सेम तरीके से सपोज अगर कोई बॉटल है हमारे पास, है ना, इसको हमने क्या किया, तोड़ मरोड़ दिया ऐसे ऐसे करके, है ना, तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये शेप चेंज कब हुआ, जब हमने इस बॉटल को पकड़ के इसके शेप को एकदम तोड़ मरोड़ दिया, चेंज कर दिया। ओके, तो ये होता है फोर्स। अब जो फोर्स है बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, बेसिकली 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बट हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो 2 टाइप के फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे टेंशन फोर्स, जो आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग के लिए, स्प्रिंग फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, आगे पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स, है ना, नॉर्मल फोर्स, फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स जिसको लगने के लिए 2 बॉडी का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। ओके, दूसरा आता है, हाँ एक चीज और, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में रखा गया है। ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ओके, ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए फोर्स कब लगता है, फोर्स तभी लगता है जब 2 बॉडी इंटरैक्ट करती हैं, अदरवाइज नहीं। अकेले कोई बॉडी अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकती है। फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर, interaction of 2 body, minimum interaction of 2 bodies required. Okay, so on the basis of interaction of bodies there are 2 type of force. First one is contact force and second one is non contact force. So if we define contact force, then interaction of body when they are in physical contact. सपोज 2 बॉडी इंटरैक्ट करें एक दूसरे पे, फोर्स लगा रही हैं और वो फिजिकल कांटेक्ट में भी हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और सपोज 2 बॉडी इस तरीके से इंटरैक्ट कर रही हैं कि वे फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज मैं इस पेन को ऐसे होल्ड किया हूँ, छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा। तो क्यों गिर जाएगा, क्योंकि इस पर अर्थ फोर्स लगा रही है। अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोग 9th में पढ़ के आ चुके हैं। तो अर्थ और पेन का, इस मार्कर का कोई कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल देयर इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड दिस मार्कर। सो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों को इन सारे फोर्सेज जो यहाँ पे लिखे हुए इन सारे फोर्सेज को डिस्कस करना है। सो बहुत डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं जाते हैं, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग ये शॉर्ट में नोट कर लें। ओके, तो अगर हम यहाँ से पूछें एक चीज़ कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बॉडी। तो हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर, फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर, टू कम इनटू पिक्चर, minimum interaction of 2 body is required. 2 body is required. ओके, मतलब
अकेले बॉडी अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकती, ओके। कोई बॉडी अपने आप पे खुद पे फोर्स नहीं लगा सकती, ओके। अब कोई पूछेगा कि सर हमारी बॉडी हम इस हाथ से इस हाथ को पकड़ सकते हैं ऐसे, तो भैया पकड़ सकते हो, बट अभी देखा जाए तो आपका ये हाथ एक बॉडी हो जाएगा, ये हाथ दूसरा बॉडी हो जाएगा, ओके। आप एक काम करें, इस उंगली से या ठीक है, तो ऐसा समझें कि कोई बॉडी अपने आप अपनी पे फोर्स नहीं लगा सकती। जैसे ये पेन को मैं ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ हूं, तो ये बॉडी जो पेन है ये अपने आप खुद पे फोर्स नहीं लगा सकती है, ओके। सो सिंपल चीज है, फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर मिनिमम इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज रिक्वायर्ड, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्कस करते हुए चलेंगे चीज़ों को। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फोर्स को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोमेंटम। क्या डिस्कस करते हैं? मोमेंटम, ओके। मोमेंटम, मोमेंटम। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखें मोमेंटम, ओके। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, ओके। तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, ओके, इज नोन एज मोमेंटम, ओके। सो मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, ओके। सो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। छोटी छोटी बातें नोट कर चलें, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है बोलो? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ना। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और क्या चीज होता है? फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों चीजें होती हैं। ये क्या करता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है, ओके। सिंपल देखें, मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर। मास कैसे क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या मिलता है? वेक्टर। सो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा हमारा? वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, ओके। सो मोमेंटम हमारा क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी आ गया। अगर हम लोग यूनिट की बात करें, इसके छोटी छोटी बातें नोट करते चलें। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आ जाएगा? मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये हमारा क्या आ जाएगा? एसआई यूनिट आ जाएगा। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ग्राम। वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सीजीएस यूनिट आ जाएगा, ओके। छोटी छोटी बातें। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, है ना, तो फार्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का LT माइनस 1, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका? MLT माइनस 1। ये छोटी छोटी बातें अबाउट मोमेंटम। अब ध्यान से देखिए, मोमेंटम के पास दो चीजें हैं। मोमेंटम के पास क्या है? दो चीजें हैं। पहला तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है? डायरेक्शन है। पहला मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन, ओके। तो अगर मोमेंटम हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या तो डायरेक्शन चेंज कर दें, है ना। या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या तो डायरेक्शन चेंज कर दें या दोनों ही चेंज कर दें, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ओके। ये छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हुए चलें आप लोग। ओके। अब अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सपोज कोई बॉडी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करे, जिसका मास है 10 kg, तो बताएं इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास 10, वेलोसिटी कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 100 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ध्यान देखिए, वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 10 i कैप
है ना, और मास कितना दिया हुआ 10 kg, तो मोमेंटम वेक्टर p कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास 10 इंटू 10 आई कैप वेलोसिटी है, सो मोमेंटम कितना आ जाएगा 100 आई कैप kg मीटर पर सेकंड। वेरी इजी है ना, ये छोटे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन जल्दी से नोट करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि सपोज मास है बॉडी का 20 kg और वेलोसिटी है बॉडी का 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, फाइंड आउट मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है बोलो 20, वेलोसिटी कितना है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आई कैप प्लस 200 जे कैप, दिस इज द मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। काफी सिंपल है ना। अब ये तो मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में आ गया 100 आई कैप प्लस 200 जे कैप। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बोलूं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर पढ़ ही चुके हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया kg मीटर पर सेकेंड। ओके, वेरी इजी, ये क्या आ गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। नोट करें जल्दी से। ओके, सो हमने मोमेंटम पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या पढ़ते हैं बच्चा, चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। काफी सिंपल। चेंज इन वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सेम तरीके से चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि ये तो मोमेंटम ही है ना। तो अब ध्यान से देखें, हाउ टू चेंज मोमेंटम, हाउ टू चेंज मोमेंटम, मोमेंटम कैसे चेंज किया जा सकता है। तो मोमेंटम हम लोग क्या देखते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास दो चीजें हैं, पहला डायरेक्शन है और दूसरा क्या है मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चा, मैग्नीट्यूड। तो मोमेंटम को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दें, है ना, या तो फिर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या फिर बोथ, दोनों ही चेंज कर दें। तो बेसिकली मोमेंटम को तीन तरीके से चेंज किया जा सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसको तीन तरीके से चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, सेकंड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, एंड थर्ड बाय चेंजिंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, तो अभी ध्यान देखिए, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला हम लोग देखा क्या, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ईजी चीज है, बिल्कुल 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स है ये, बिल्कुल ऐसा समझे आप, है ना। तो अभी ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के लिए कि सपोज ये एक बॉडी है जो इधर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मास है इसका 5 kg, है ना, और एक बॉडी है जो इधर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मास है इसका 5 kg, है ना, बॉडी ए और बॉडी बी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडीज ए एंड बॉडीज बी मोमेंटम। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें मोमेंटम ऑफ बॉडी ए वेक्टर फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से मास इंटू वेलोसिटी, मास 5, वेलोसिटी कितना आ जाएगा इधर की तरफ 2 आई कैप, है ना, तो कितना आ जाएगा 10 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम लिख दिया हमने। सेम तरीके से अगर हम लोग बॉडी बी की बात करें तो मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कितना आ जाएगा, मास ऑफ बॉडी बी इंटू वेलोसिटी, मास कितना 5, वेलोसिटी कितना आ जाएगा ऊपर की तरफ 2 जे कैप, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 जे कैप kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम की बात करूं मैं अगर, तो कितना आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडीज ए एंड बॉडीज बी मोमेंटम। तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉडी बी।
यानी बॉडी ए का मोमेंटम बॉडी बी के बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है। और हम लोग दो वेक्टर को कब इक्वेट कर सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं वेक्टर पी ए इज इक्वल टू वेक्टर पी बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ये तो रॉन्ग है ना, सॉरी इक्वल नहीं है। अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, तो बिल्कुल 100% करेक्ट है ना। क्यों करेक्ट है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ऐसे सिर्फ मोमेंटम बोलें कि क्या बॉडी ए का मोमेंटम बॉडी बी के बराबर है, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, बट अगर ऐसा बोले मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, देन दिस इज 100% करेक्ट। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving towards north with speed 5 meter per second. Okay, after 3 seconds it starts moving towards, नो सॉरी ये ईस्ट होगा, ईस्ट करें इसको, ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। कैलकुलेट फर्स्ट चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, पहला क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, दूसरा क्या निकालना है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो ध्यान से देखें, अगर हम लोग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन बनाए तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, तो इसको हम लोग एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, है ना। तो ध्यान से देखें, इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बोलो, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 5 मीटर, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो उसको मैं 5i कैप लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, इंटू 5i कैप, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10i कैप kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, सॉरी स्पीड तो सेम ही रह रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना 5j कैप, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10j कैप kg मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 10j कैप kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम आ गया। तो अब फर्स्ट पार्ट चेंज इन मोमेंटम पूछा, नहीं कि डेल्टा पी वेक्टर, तो कितना आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, बोलो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, फाइनल कितना 10j माइनस इनिशियल कितना 10i कैप, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। दूसरा क्या पूछा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना है मोमेंटम का, बोलो, इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना है मोमेंटम का 10, है ना। फाइनल मैग्नीट्यूड कितना है मोमेंटम का, वो भी 10 ही है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा, बोलो, इनिशियल मैग्नीट्यूड, सॉरी फाइनल मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मैग्नीट्यूड, तो दोनों तो सेम ही है, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मोमेंटम यहां पे चेंज हुआ है बट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। ओके, जल्दी से नोट करें, बताओ।
चलो, अब मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर मैं ग्राफ वगैरह बनाऊं, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लें, ग्राफ है ना, तो क्या है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो हमको P वर्सेस M ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, मोमेंटम वर्सेस V, सॉरी P वर्सेस V ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, P को y एक्सिस पे, v को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो p इज इक्वल टू एम बी है, m क्या, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, p इज इक्वल टू एम बी पे p को हमने किस पे रिप्रेजेंट किया है, y एक्सिस पे, v को हमने किस पे रिप्रेजेंट किया है, x एक्सिस पे, और ये कांस्टेंट है m। तो y इज इक्वल टू किसका इक्वेशन, जरा mx से किसका इक्वेशन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट मास। क्या बताएगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट मास। सेम तरीके से हम लोग ध्यान से देखें, वेलोसिटी वर्सेस मास का ग्राफ बना सकते हैं जब मोमेंटम कांस्टेंट है, व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट, तभी इसको ड्रॉ कर सकते हैं जब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से ध्यान से देखें, P इज इक्वल टू एम वी है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखें, m को हमने क्या लिखा हुआ है, x, v को क्या है, y, है ना, रिप्रेजेंट किया है एक्सिस पे, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक चीज याद रख लें, जब भी x y इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा तो किसका ग्राफ है बच्चा, हाइपरबोला। किसका ग्राफ है, हाइपरबोला। तो ये कैसा जाएगा ग्राफ, बिल्कुल ऐसा, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ऐसा आएगा तो ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोला। ओके। थर्ड देखें, अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, थर्ड बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बना सकते हो, है ना। चले, अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम लोगों को बताऊं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पहला पेज, पहले दो पेज जो दिए हुए हैं वो इस लॉ के बारे में बैकग्राउंड या हिस्ट्री के बारे में थोड़ा दिया हुआ। सबसे पहले गैलीलियो अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अराउंड सराउंडिंग्स जो चीज़ें इंसिडेंट हो रही थी उनको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बताया कि टू कीप बॉडी इन मोशन अ कांस्टेंट एक्सटर्नल एजेंट इज नीडेड। मतलब अगर बॉडी को आप कॉन्स्टेंटली मूव कराना चाहते हो तो आपको उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने चीज़ों को अपने सराउंडिंग ऑब्जर्व किया, उसी के बेसिस पे बताया। बाकी बाद में बहुत सारी प्रेडिक्शंस, बहुत सारी थ्योरीज अरिस्टोटल की गलत भी हुई हैं, है ना। बहुत सारे मोशन के बारे में जो उन्होंने बताया, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि बेसिकली वो करते क्या थे, एक फिलोसफर थे, करते क्या थे, वो बेसिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और उन्हीं के बेसिस पे अपना बोल देते थे, है ना। जैसे सपोज एक आपने टॉय कार देखा होगा, बच्चा उसको जब तक खींचता है तब तक वो मूव करता है, जब खींचना बंद कर देता है तो रुक जाता है ना। अब उसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि जब बच्चा उसको खींच रहा है तो उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि टू मूव अ बॉडी कांस्टेंट पुल इज रिक्वायर्ड, कांस्टेंट पुल इज रिक्वायर्ड, मतलब जब तक आप उस पर फोर्स लगाएंगे तब तक वो मूव करेगी, है ना। मतलब बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। बट 100% ट्रू स्टेटमेंट नहीं था, इसको न्यूटन ने करेक्ट किया और बोला, आगे हम लोग देखेंगे अभी, कि यहाँ पे अगर सपोज कोई बॉडी आगे की तरफ मूव करे, फ्रिक्शन फोर्स से पीछे लग रहा है, तो बॉडी को कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स। दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स पीछे वाला फोर्स और आगे जो आप खींच रहे हैं दोनों बराबर हो जाए तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगी, है ना। इस बेसिस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, बट 100% करेक्ट नहीं थे अरिस्टोटल, और न्यूटन ने अपना लॉ दिया, जिसके हम लोग इतने बड़े बड़े लॉज पढ़ते हैं, पूरा 11th न्यूटन पे ही बेसिस है ना। न्यूटन के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो फ्रिक्शन चैप्टर है, सर्कुलर मोशन है, फिर वर्क पावर एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। सारी चीज़ें न्यूटन के आने के बाद ही संभव हो पाई हैं।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे ये। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोला कि जैसे आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। हमने स्टार्टिंग में फोर्स को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया कि टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी व्हाट वी नीड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अब आप चीज़ों को अपने ऑब्जर्व कीजिए। सपोज आपके टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, तो वो बुक कब तक टेबल पे पड़ी रहेगी? वो टेबल पे तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि आप उस बुक को हाथ से उठा के या किसी ऑब्जेक्ट से उठा के उसके पोजीशन को चेंज ना करें। तो जब आप बुक को किसी ऑब्जेक्ट से या अपने हाथ से उठाएंगे तो बुक पे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो आप क्या देखेंगे? आज भी वहीं पे है, कल भी वहीं पे, अगर आप 10 दिन बाद भी देखेंगे तो भी वहीं पे है ना? क्योंकि वो बुक अपने आप फोर्स नहीं लगा सकती है, अपने आप मूव नहीं कर सकती है। उस पर फोर्स लगाने के लिए किसी दूसरी बॉडी का होना जरूरी है। तो जब हम लोग जाते हैं अपने हाथ से पकड़ते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसको एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे रख देते हैं। तो उस बॉडी बुक का स्टेट कब चेंज हुआ? जब हमने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो फोर्स बॉडी का स्टेट कब चेंज हो सकता है? जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। बिना फोर्स के बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर सकता। सपोज साइकिल से आप जा रहे हैं, साइकिल कब चलती है? जब हम पैडल मारना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो साइकिल इनिशियली रेस्ट में थी, आपने पैडल मारना स्टार्ट किया तो साइकिल मूव करना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है कि साइकिल को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है? फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है? फोर्स। ओके, सेम तरीके से अगर साइकिल को रोकना है तो क्या लगाना पड़ेगा? हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर इंस्टेंटली हमको रोकना है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है? रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी रुक जाती है। तो बॉडी के स्टेट, कहने का मतलब ये है कि बॉडी के स्टेट चेंज के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो अगर बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी। अगर मूव कर रही है वो तो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी, अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहेगी, मतलब अपने स्टेट को मेंटेन रखेगी। यही क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखें तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हमने डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state of the body. That means अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रही है तो वो अपने उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज ना कर दिया जाए। सिमिलरली वही बॉडी अगर रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज ना कर दिया जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब ध्यान से देखें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या डिफाइन करता है? फोर्स। यही याद करें, यही डेफिनेशन मैंने फोर्स का भी बताया। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, डिफाइंस फोर्स। ओके, डिफाइंस फोर्स। और जब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो सेकेंड लॉ क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो एक इंपॉर्टेंट चीज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग पूछा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? चीजें आपस में रिलेटेड है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या? अब इनर्शिया क्या होता है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्यों कहते हैं? जब हम लोग इनर्शिया पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन टू द बॉडी। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो अगर हम लोग इनर्शिया को डिफाइन करें, इनर्शिया, तो इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज that is going to happen to the body, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग इनर्शिया को? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी
टू अपोज द चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन। देखें बुक में, आप डिफरेंट बुक में देखेंगे डिफरेंट डेफिनेशन मिल सकता है, बट मतलब सभी का एक ही होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, सो इनर्शिया को क्या डिफाइन किया हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो जब आप मोशन में, उस पर मोशन में लाने के लिए उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगी, रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगी। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। सेम तरीके से अगर सपोज कोई बॉडी मोशन में है, अब मोशन से रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, तो वो बॉडी मोशन से रेस्ट में आने का भी अपोज करेगी, और उस अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। ओके, सेम तरीके से अगर कोई बॉडी सपोज ईस्ट की तरफ जा रहा है, अगर हमने उसको वेस्ट की तरफ मोड़ना है या नॉर्थ की तरफ मोड़ना है, तो वो बॉडी नॉर्थ की तरफ मुड़ने का अपोज करेगी, यानी कि डायरेक्शन चेंज का अपोज करेगी, और उसी प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से अपोज करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया मेजर कैसे किया जाता है, मास से। किससे मेजर किया जाता है, मास से। किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा, है ना। तो लिखें मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग नेक्स्ट क्या दिखेंगे, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। दैट मीन्स जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का, इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स हेवियर द मास, हेवियर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, है ना। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होगा बॉडी का। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक कार लूँ और एक ट्रक लूँ, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। अगर मैं एक क्रिकेट बॉल लूँ, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल जो लेना है, और एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, है ना। कार टॉय कार नहीं है, रियल कार है। तो बॉल और कार में से किसको उठाना इजी होगा, या किसको धक्का देके चलाना इजी होगा, बॉल को। बॉल काफ़ी इजी है, बॉल को आप ऐसे धक्का दे देंगे तो चलने लग जाएगा, लेकिन कार को क्या ऐसे धक्का देंगे तो चलेगा वो नहीं। कार का मास ज़्यादा है, वो रेस्ट से मोशन में आने का बहुत ज़्यादा अपोज करेगी, जबकि बॉल का मास बहुत कम है तो वो रेस्ट से मोशन में आने का कम अपोज करेगी। तो कम अपोज करेगी तो वो आसानी से मोशन में आ जाएगी, है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। अब ये इनर्शिया जो है वो 3 टाइप का होता है। हमने क्या बोला था, इनर्शिया 3 टाइप का होता है ना। कौन कौन सा, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। हमने क्या बोला था कि अगर बॉडी मोशंस में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगी, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं, वो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करेगी, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर बॉडी कोई ईस्ट की तरफ जा रही है तो ईस्ट की तरफ ही जाना चाहेगी, यानी कि अपने डायरेक्शन चेंज का अपोज करेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया को अगर हम लोग ध्यान से देखें 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी कर चुके हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के क्या मतलब है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि बॉडी ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ट्राई टू रिमेन in the state of rest, okay, and opposes to come into motion, opposes the change of state, state of rest। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेम तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन करें तो क्या, ट्राई टू रिमेन
अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, एंड अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, है ना। और ऐसे हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो बॉडी अपोजेस द चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, दैट मीन्स बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। अब इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखें, बहुत ईजी, आप बुक से नॉवेल की तरह इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में, है ना, नॉवेल की तरह से नॉवेल पढ़ते हैं हम लोग, सेम उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगी। अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में रहना चाहेगी, मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करेगी, या वो मोशन को में स्पीड चेंज करने का अपोज करेगी। सेम तरीके से डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में जा रही है तो डायरेक्शन चेंज का अपोज करेगी। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला है तो हमें क्या मिल जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो यही है कि बॉडी ट्राई टू कंटिन्यू और ट्राई टू रिमेन इन स्टेट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। वही तो हमने इनर्शिया पढ़ा, तो इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये था हम लोगों का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है बच्चा, फोर्स डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है, फोर्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है बताएं। सिंपल सी बात है, सपोज ये बॉडी है, ये इधर की तरफ जा रही है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और मास है इसका सपोज 5 kg। तो इसका मोमेंटम कब चेंज होगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब हमने बताया कि अगर इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो बॉडी के स्टेट में भी चेंज हो गया, तो बॉडी के स्टेट में चेंज हो गया, इसका मतलब बॉडी पे क्या लगा है, फोर्स। किस लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स सपोज अगर ये इधर की तरफ जा रही है, कुछ टाइम बाद अगर ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे विथ सेम मैग्नेट स्पीड, है ना 5 kg, तो इसका स्टेट चेंज हुआ है कि नहीं, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे ये किधर की तरफ मूव कर रही थी, ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी। यहाँ पे ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स स्टेट चेंज हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर बॉडी का स्टेट चेंज हुआ है तो बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है। बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है। तो अब यहाँ पे इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, इसके मैग्नेट, फर्स्ट लॉ खत्म हो गए हैं पे। फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतना बता दिया कि हाँ बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन क्या है उसका, ये सारी चीजें कौन बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है। तो हम लोग उसी को पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ को ही। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में लाया जाएगा तो भी मोमेंटम चेंज होगा। मोशन में है, मोशन से रेस्ट में लाया जाएगा तो भी मोमेंटम चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज किया जाएगा तो भी मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने से भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर बॉडी सपोज 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसका मोमेंटम उसका स्पीड बढ़ाया गया तो भी मोमेंटम चेंज होगा। यानी कि हर तीनों कंडीशन में
मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और मोमेंटम चेंज होने का मतलब बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, बॉडी का स्टेट चेंज होने का मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स, और उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। तो सेकेंड लॉ हम लोग क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या है, चले स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो सपोज बॉडी पे फोर्स F लग रहा है, सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का रेट चेंज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dp बाई dt, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन dp बाई dt, बोलो, या प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वेक्टर F इज इक्वल टू k dp बाई dt। अब बाई मीन्स ऑफ प्रैक्टिकल इस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू dp बाई dt। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। अभी ध्यान से देखें, अच्छा अब मोमेंटम वेक्टर P होता क्या है, मास टाइम्स वेलोसिटी, तो यहाँ पे मास टाइम्स वेलोसिटी लिखेंगे, तो फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी, है ना। अब देखें मास भी एक जनरल पर वे में ले चलते हैं, मास और वेलोसिटी, ठीक है ऐसे ले चलता हूँ, तो क्या क्या लिख सकते हैं, इफ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, इफ m इज कांस्टेंट, छोड़ो जनरल तरीके से करते हैं, है ना। मान लेते हैं m भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, m को कांस्टेंट रख के v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को कांस्टेंट रख के m को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, है ना। तो फोर्स क्या आ गया, वेक्टर F इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से ये क्या dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन प्लस v dm बाई dt। दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी को याद करें, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है ना। अब ध्यान देखिए ये चीज यूज होता है रॉकेट प्रोपल्शन में, किसमें, रॉकेट प्रोपल्शन में, जहां पे मास कंटिन्यूसली चेंज होता है, रॉकेट जो ऊपर की तरफ भागता है दैट इज ड्यू टू दिस फोर्स, है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बाद या सेंटर ऑफ मास में जब हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम प्रॉब्लम पढ़ेंगे वहां पे। तो अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, तो अगर मास कांस्टेंट है तो dm बाई dt क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या आ जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, क्या आ गया हमारा, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हम लोगों का न्यूटन सेकेंड लॉ। अब आइए इसके बारे में छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं इधर से मिटा रहा हूं, चलिए ध्यान से देखें, दो इक्वेशन देखा हम लोगों ने, F इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना, ये एक इक्वेशन देखा, दिस इज द जनरल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, और दूसरा देखा F इज इक्वल टू ma। ओके, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट, है ना। दूसरा वैलिड एवरीवेयर, वैलिड मेरे साथ नोट करें, वैलिड एवरीवेयर, इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। ये क्या है, ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, जनरल स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपसे बोला जाए, चार ऑप्शन दे दिया जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटन सेकंड लॉ, एक ऑप्शन ये दे दिया जाए, दूसरा ऑप्शन ये दे दिया जाए, तो करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट एक्यूरेट,
करेक्ट एंड जनरल स्टेटमेंट। ये कब आता है? जब हम लोग एजम्पशन लेते हैं। ये एजम्पशन हमने क्या लिया था? मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो ये कब वैलिड होगा? व्हेन मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, अदरवाइज दिस विल नॉट बी वैलिड। ओके, सो ये वैलिड ओनली व्हेन मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो अभी हम लोगों को जो भी पढ़ना है अप टू सेंटर ऑफ मास में छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल मास सिस्टम का, है ना, बहुत छोटा सा पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा, है ना। जब आप लोग बीटेक में जाएंगे तो वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स इज द वेरिएबल मास सिस्टम प्रॉब्लम, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल मास सिस्टम, हर चीज़ वहाँ पे आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ना है अप टू 11th 12th स्टैंडर्ड, वहाँ पे मास ऑफ द बॉडी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मास ऑफ द बॉडी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यही इक्वेशन यूज आएगा, है ना। F इज इक्वल टू ma हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमने देखा, फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू क्या देखा? चेंज इन मोमेंटम, है ना, dp बाई dt, है ना। अगर हम लोग एवरेज फोर्स कैलकुलेट करें, एवरेज फोर्स तो क्या आ जाएगा? डेल्टा P बाई डेल्टा T। आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना, इंस्टेंटेनियस वगैरह एवरेज वगैरह, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एवरेज फोर्स क्या जगह? चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम इंटरवल। या हम लोग क्या लिख सकते हैं? एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम इंटरवल डेल्टा T। दिस इज द एवरेज फोर्स। एनी डाउट किसी को? अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स का बात करें तो क्या आ जाएगा? F एवरेज इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम इंटरवल। फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu बाई टाइम इंटरवल मान लेता हूँ t। तो F एवरेज क्या कितना आ जाएगा यहाँ से? mv माइनस u बाई टी। सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर, फिर और क्लियर होगा आप लोगों को अच्छे से। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखें सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, सो छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंसेस अगेन टू द हाइट ऑफ 20 मीटर। रीबाउंसेस again to the height of 20 meter. Calculate average force applied by ground if ball remain in contact for 0.02 second with the ground. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हम लोग मान लेते हैं ये क्या है? ग्राउंड है ना, दिस वन इज द ग्राउंड। देखिए हो क्या रहा है, बॉल को 20 मीटर से, अच्छा मास ऑफ द बॉल दे दिया है, मास ऑफ द बॉल इज 10 kg, ठीक है। बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0। 20 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट दिया हुआ, तो यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो ये बॉल ऐसे नीचे आएगी, टकराएगी ऐसे विथ स्पीड, सपोज कितना मान लेते हैं, विथ स्पीड v1, है ना। टकराने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ जा रही है, और कितना हाइट तक ये रीच करती है? फाइनली 20 मीटर हाइट तक। कितना हाइट तक रीच करती है ये? फाइनली 20 मीटर तक। तो किसी हाइट से रीबाउंस हुआ होगा, मान लेते हैं हाइट v2 है ना। तो ध्यान से देखें, टकराते टाइम मोमेंटम इतना था, ऊपर उठते टाइम मोमेंटम इतना हो गया, तो मोमेंटम चेंज हुआ है कि नहीं? टकराते टाइम मोमेंटम का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, जब ये रीबाउंस हुआ तो मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुआ, स्टेट चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया तो बॉडी पे क्या लगा? फोर्स। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अब सेकंड लॉ अप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे? फर्स्ट लॉ अप्लाई करके हमने पता लगाया कि इस पे फोर्स लगा है, सेकंड लॉ अप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो चलें, तो एवरेज फोर्स होगा क्या बताएं? चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड डेल्टा P बाई डेल्टा T, बोलो, है ना, डेल्टा P बाई डेल्टा T। या इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते तो इस सबको हटा दें, है ना। चेंज इन मोमेंटम, एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम इंटरवल। अब ध्यान से देखें, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं,
है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टी। अब ध्यान से देखिए यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, v1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। v2 भी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आप लोग निकाल सकते हैं ना, 20 मीटर हाइट तक जा रहा है तो v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2gh करके, है ना, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स अ रॉकेट साइंस। तो अब चले मोमेंटम इनिशियल निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा बोलो, इनिशियल मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 10, वेलोसिटी कितना है नीचे की तरफ, दैट मीन्स 20 जे कैप माइनस, है ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा माइनस 200 जे कैप। फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v2, है ना, मास 10, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो 20 जे कैप, तो कितना आ जाएगा 200 जे कैप। कितना बच्चा 200 जे कैप, कितना 200 जे कैप। ओके, तो अब ध्यान से देखें, तो एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना है 200 जे कैप, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है माइनस 200 जे कैप, माइनस 200 जे कैप बाई डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल कितना, कितने टाइम में चेंज हुआ है मोमेंटम, 0.02 सेकंड में, 0.02, तो कितना आ जाएगा यहाँ से एवरेज फोर्स, ये आ जाएगा 400 जे कैप बाई 0.02 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स वो बहुत इजी है ना। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉरी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, F = ma का एप्लीकेशन सीखेंगे। ओके।